शुरुआत एक पार्टी को दिखाते हुए होती है जो कि एक एस्ट्रोनॉट ल्यूक के घर पर चल रही थी। क्योंकि जल्द ही ल्यूक मार्स मिशन पर जाने वाला है, इसीलिए उसने अपने घर पर एक गैदरिंग पार्टी रखी है। उसके साथ इस मार्स मिशन में उसका एक साथी जिम भी जाने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से जिम इस मिशन से पीछे हट जाता है। लेकिन अब क्योंकि जिम की वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए ल्यूक उससे कहते हैं कि देखो दोस्त, तुम्हें अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना होगा। अब इसके बाद हमें 15 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ल्यूक अब अपनी टीम के साथ मार्स प्लेनेट पर पहुंच चुका है, जहाँ पर कि ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। और इसी रिसर्च में ये लोग पाते हैं कि मंगल ग्रह के एक पहाड़ी एरिया में उन्हें कुछ सफेद चीजें दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि मार्स प्लेनेट सूर्य से काफी दूरी पर है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये जमा हुआ पानी हो। और इसीलिए ल्यूक की टीम इस जानकारी को नासा के मेन बेस पर भेजती है, जहाँ से इन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि इन लोगों को खुद ही वहां पर जाकर पता लगाना होगा कि वहां पर क्या चीज है, क्या वो सच में पानी ही है या कुछ और। खैर, अब ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने सूट पहनकर उसी तरफ जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर ये पाते हैं कि ये चीज जो हिल जैसी लग रही है, इनके रेडार के हिसाब से उसके अंदर काफी बड़ा एक मेटल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और तभी लोगों को उस स्ट्रक्चर के अंदर से लो फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देने लगती है। लेकिन ये सभी लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या है। लेकिन इनके उस स्ट्रक्चर के पास जाते ही वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और वो मार्स के सभी पत्थरों को अपने अंदर खींचने लगता है। और देखते ही देखते वहां पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था जैसा कि वो इन एस्ट्रोनॉट को मारने के लिए ही आ रहा है। और अब इसीलिए एक एक करके 3 एस्ट्रोनॉट यहाँ पर मारे जाते हैं। और अब सिर्फ ल्यूक ही बचा था, जो कि वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो भी तूफान की चपेट में आ जाता है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद तूफान शांत होता है, जिसके बाद रेत में से एक एलियन स्ट्रक्चर की मूर्ति बाहर आती है, जिसका मतलब ये था कि मंगल ग्रह पर पहले भी एलियंस रह चुके हैं, जिसके बारे में आज तक इंसानों को पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर ल्यूक का एक आखिरी मैसेज मिलता है, जहाँ पर वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि मंगल ग्रह पर किसी तरह की एलियन लाइफ मौजूद है, जो कि उन पर अटैक कर रहा है। अब बेस पर सभी लोग काफी हैरान थे कि आखिर वहां पर हुआ क्या है, और ल्यूक का भी कोई अता पता नहीं है। और इसीलिए जिम कहता है कि उन्हें एक रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द मार्स पर भेजना होगा, ताकि जो एस्ट्रोनॉट जिंदा बचे हैं वो उन्हें ले आए और मार्स पर कौन है इस बारे में भी पता लगा पाए। लेकिन नासा के हेड जिम को टीम में शामिल करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि पहले मार्स मिशन में जिम ने अपनी वाइफ की वजह से जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि जिम की वाइफ इस दुनिया में ही नहीं है, इसलिए वो मिशन पर जाना चाहता है, और इसीलिए नासा का हेड मान जाता है। और अब इसके बाद चारों लोगों की उन टीम को फिर से मार्स पर भेजा जाता है। इस टीम में है जिम, बूडी, बूडी की वाइफ टेरी, और लास्ट बंदा है फिल। अब इसके बाद 1 साल बीत जाता है, जहाँ पर मार्स 2 मिशन का शिप मार्स के करीब आ जाता है, जहाँ से कि उन्हें मार्स 1 में लगाए गए कैंप्स की भी इमेजेस मिलने लगती हैं। यहाँ पर उन्हें ऊपर से देखने पे 3 कब्रें बनी हुई नजर आती हैं। लेकिन ये कब्रें आखिर बनाई किसने, और पहले मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट आए थे, तो एक कहाँ पर है? यहाँ पर सवाल कई सारे थे, जिस बारे में इस टीम को पता लगाना होगा। खैर, अब बेस से उन्हें मार्स पर लैंड करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन मार्स के ऑर्बिट में जाते ही इनके शिप से काफी सारे माइक्रो मीटियोरॉइड आकर टकराने लगते हैं, जिससे फिल का एक हाथ भी जख्मी हो जाता है। यहाँ पर टीम को लगता है कि ये एक छोटा सा टकराव है, इसलिए वो उसे ठीक करने लगते हैं। लेकिन अब तक स्पेसशिप का फ्यूल टैंक मीटियोराइट के टकराने से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, और अब इसीलिए उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और अब इसीलिए इस पूरे क्रू को स्पेसशिप से अपने सूट पहनकर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मार्स प्लेनेट के ऑर्बिट में पहले वाले मार्स मिशन का सप्लाई मॉड्यूल घूम रहा था, तो अब ये चारों एस्ट्रोनॉट उसी के थ्रू ही मार्स पर लैंड करने का फैसला करते हैं। लेकिन ये मॉड्यूल ऑर्बिट में काफी तेजी से घूम रहा था, और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए बूढ़ी किसी तरह से उसके पास पहुंचता है और उसे सेफ्टी रोप से बांध देता है। लेकिन इसी बीच वो खुद मॉड्यूल से हटकर मार्स की तरफ गिरने लगता है। अब यहाँ पर सेफ्टी रोप भी उसके पास नहीं थी, क्योंकि उससे तो पहले ही उसने मॉड्यूल को बांध दिया था, यानी कि अब उसका मरना तय है। यहाँ पर उसकी वाइफ टेरी बाकी एस्ट्रोनॉट को छोड़कर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर बूढ़ी को भी पता था कि अगर वो उसे बचाने के लिए ज्यादा आगे आई तो वो भी मारी जाएगी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपना हेलमेट उतार देता है और मारा जाता है। टेरी देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि बूढ़ी ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया है, और इसीलिए वो फिर से मॉड्यूल पर आ जाती है। और ये बचे हुए तीनों एस्ट्रोनॉट किसी तरह से मार्स के सरफेस पर लैंड करते हैं। अब यहाँ से ये तीनों पहले मिशन वाले बेस पर जाते हैं, जहाँ का स्पेसशिप अभी भी काफी ठीक हालत में था, यानी कि अब वो इसका इस्तेमाल करके वापस तो आराम से जा सकते हैं।
इसके बाद जिम अंदर जाता है और पाता है कि शिप का ग्रीन हाउस एरिया अभी भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें कि उगे हुए पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर जिम अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन तभी कोई उस पर अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूक ही था, जो कि पिछले 1 साल से यहाँ पर अकेला रह रहा था। वो अब ऐसा हो गया है, अब ये सभी लोग उसे संभालते हैं और बताते हैं कि वो उसे ही यहाँ से बचाने के लिए आए हैं। जिसके बाद ल्यूक अब पूरी तरह से होश में आता है। अब यहाँ पर ल्यूक ने अपने पिछले 1 साल की कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरह से वो उस अटैक के बाद अकेला बच गया था, जिसके बाद उसने पहले बाकी एस्ट्रोनॉट की बॉडी को रिचुअल के अनुसार ही दफनाया और इसके बाद शिप में रहते हुए ही दूर से ही उस एलियन स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया। जिसके बाद वो उन्हें फिर से वही स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसका चेहरा थोड़ा थोड़ा इंसानों जैसा लग रहा था। लेकिन ये चीज देखकर ये लोग काफी हैरान थे कि उन एलियंस की बॉडी हम इंसानों जैसी ही दिखती होगी। अब ल्यूक आगे बताता है कि जब हम उस स्ट्रक्चर के पास गए थे तब उन्हें वहां पर एक अजीब सा लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई दिया था, लेकिन तब उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन पिछले कई महीनों से ल्यूक उसी साउंड पर ही रिसर्च कर रहा है, जिसमें उसने पाया कि ये साउंड इंसानी डीएनए का ही एक डायग्राम है, यानी कि एलियंस ने इन्हें अपने सिग्नेचर के रूप में मार्स पर छोड़ा है। ये बात सुनकर जिम समझ जाता है कि ये कोई एलियन सिग्नेचर नहीं है, बल्कि उस अजीब से एलियन स्ट्रक्चर तक जाने का एक साइन है और उस साउंड का सही जवाब देने पर ही ये लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं। अब ये सभी लोग समझ जाते हैं कि पहली बार उन्होंने इस साउंड को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगे तो इन्हें खतरा समझकर उस स्ट्रक्चर के सिक्योरिटी सिस्टम ने इन पर अटैक कर दिया। तो अगर उन्हें उसके अंदर जाना है तो इन्हें अपने डीएनए का सबूत देना होगा। अब वो क्योंकि अपनी इस थ्योरी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसीलिए वो अपने एक डीएनए सैंपल के साथ एक रोवर को वहां पर भेजते हैं, जो कि सिग्नल के थ्रू इन लोगों के डीएनए की जानकारी उस स्ट्रक्चर को देता है और ऐसा करते ही उसमें से एक दरवाजा खुलने लगता है। अब ये देखकर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं कि अब इन्हें पता लग जाएगा कि ये कौन सी एडवांस्ड लाइफ फॉर्म है जिसने कि इस स्ट्रक्चर को बनाया है। अब इसके बाद फिल को शिप पर छोड़कर बाकी के तीनों एस्ट्रोनॉट उस जगह पर जाने लगते हैं। जिम फिल को ऑर्डर देता है कि उसे शिप को स्टार्ट रखना है, ताकि अगर उन्हें अंदर कोई खतरा हो या वो वापस ना लौट सकें तो वो अकेला ही यहाँ से वापस पृथ्वी पर चला जाए। अब ये तीनों डरते हुए अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि एक बड़ा सफेद होल था और उनके अंदर जाते ही बाहर मौजूद फिल से उनका संपर्क टूट जाता है और ये अंदर जाकर पाते हैं कि अंदर का एटमॉस्फेयर इनकी बॉडी के हिसाब से बदल रहा था, यानी कि अब ये अपने हेलमेट भी हटा सकते हैं। अब इसके बाद फिर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर जाने के बाद ये तीनों अपने आप को एक बड़े से प्रोजेक्शन रूम में पाते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड लग रही थी। अब यहाँ पर उन्हें उसी एलियन लाइफ का एक होलोग्राम दिखाई देता है। वो इन्हें यहाँ पर वो सब जानकारी देने लगता है जिससे कि मानव इतिहास की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि करोड़ों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट था जिस पर कि जीवन शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक बड़ा सा मीटेओराइट आकर मार्स से टकराया, जिसके बाद मार्स के लोगों को अपनी सिविलाइजेशन बनाए रखने के लिए दूसरे प्लेनेट या दूसरी गैलेक्सीज में जाना पड़ा और इन्हीं के ग्रुप्स में से एक शिप को पृथ्वी पर भी भेजा गया, जहां पर कि उन्होंने अपने डीएनए के सैंपल्स छोड़े और उस वक्त तक पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं था, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मार्स के ही लोगों ने की थी और समय के साथ साथ पृथ्वी पर उनका डीएनए भी इवोल्व होता गया और बाद में वहां पर इंसान भी पैदा हुए। लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर कि मार्स के लोगों ने जीवन शुरू किया था, वो इसके अलावा भी कई सारी गैलेक्सीज में गए और वहां पर अलग अलग उन प्लैनेट्स पर बस गए जहाँ की जीवन की शुरुआत हो सकती थी। अब वो होलोग्राम इन तीनों से हाथ भी मिलाता है, ये दिखाने के लिए कि इंसानी प्रजाति उन्हीं का एक हिस्सा है जिसे कि उन्होंने ही पैदा किया था। अब इसके बाद होलोग्राम गायब हो जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके नीचे एक स्पेसशिप है जो कि उन्हें रियल मार्शियन के प्लेनेट तक ले जाएगा, जो कि यहाँ से बहुत दूर एक दूसरी गैलेक्सी में है। वहीं बाहर से फिल का कोई भी कांटेक्ट अंदर से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो डर जाता है कि कहीं अंदर कोई खतरा ना हो, तो इसीलिए वो वापस से पृथ्वी पर जाने के लिए अपने शिप को शुरू कर देता है। वहीं अंदर वो तीनों फैसला करते हैं कि वो दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से ये सारी जानकारी उन्हें पृथ्वी तक भी पहुँचानी होगी। लेकिन जिम कहता है कि वो अकेला ही उस दूसरे प्लेनेट को देखना चाहता है, क्योंकि अब उसकी वाइफ के मरने के बाद पृथ्वी पर वैसे भी उसका कोई नहीं बचा है जिसके लिए वो वापस जाए, इसलिए वो अकेला ही मार्शियन के उन प्लेनेट पर अकेला जाएगा और दो बाकी के बचे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर चले जाएंगे, जहां जाकर वो यहाँ की जानकारी पृथ्वी पर देंगे।
अब इसके बाद वो फिर से आखिरी बार फिर से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि हम 2 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं। इसीलिए वो दोनों एस्ट्रोनॉट वापस से फिल के पास उसकी शिप में जाने लगते हैं, जबकि जिम अब एक लाइट एलिवेटर के जरिए उन मार्शियन के शिप में चला जाता है, जहाँ पर जिम पाता है कि अब उसके आसपास काफी सारा पानी भर रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिम इस पानी में भी सांस ले पा रहा था, यानी कि मार्शियन की नई लाइफ फॉर्म उस दूसरे प्लेनेट पर पानी के अंदर रहती है। वहीं स्पेस से अब बाकी के एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि जिम उस से किसी और प्लेनेट में जा रहा है।